नमस्कार साथियों, आज है बुधवार। आज हम पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान पर चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान एक बहुत ही विशाल और बड़ा विषय है। सारी दुनिया की राजनीति इसमें समाहित है, भारत की राजनीति समाहित है और हम इसमें देखते हैं कि विभिन्न देशों की जो रणनीतियां हैं दूसरे देशों के लिए वो क्या होती हैं, अपने देश की रणनीति क्या होती है, संविधान क्या होता है। तो एक बहुत ही विशाल सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। आमतौर पर राजनीति को अच्छा नहीं माना जाता। जो आम आदमी है वो राजनीति से दूर रहने की कोशिश करने लगा है आजकल। केवल वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है, लेकिन मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए भी उसे राजनीति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये तो थी सामान्य बातें, लेकिन जब हम राजनीति विज्ञान विषय की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो यह हमें दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। पहला भाग है थॉट्स का यानी विचारक, जिसमें हम दुनिया के और अपने देश के विचारकों का अध्ययन करते हैं, चाहे उसमें हमारे देश के महात्मा गांधी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, मौलाना आज़ाद हों या और स्वतंत्रता सेनानी। जो हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तब हमें इन विचारकों के विचार पढ़ने के लिए आते हैं। अगर हम दुनिया की बात करें तो प्लूटो हैं, अरस्तु हैं, मार्क्सवाद हैं, मार्क्सिज्म है। तो तरह तरह की विचारधाराओं का हम अध्ययन करते हैं। हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में प्राचीन काल में अगर हम जाएं तो बहुत सारे राजा महाराजाओं का इतिहास जो हमें पढ़ने को मिलता है, उसी में से हम उनकी राजनीति का अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल में जो सबसे विशाल ग्रंथ हमें मिलता है वो है चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, उसकी शासन व्यवस्था के लिए एक ग्रंथ की रचना की, जिसको उन्होंने नाम दिया अर्थशास्त्रम, जिसमें बहुत सारे अध्याय हैं जिसको प्रकरण कहते हैं। उन प्रकरणों में हमें राजनीति के अहम मुद्दे दिखाई देते हैं। राजा का धर्म क्या होना चाहिए, प्रजा के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए, खेती बाड़ी के लिए क्या करना चाहिए, राज्य की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, नारियों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, दूसरे देशों से अपने आप को बचाए रखने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए। इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हमें अर्थशास्त्र में मिलते हैं। और इस ग्रंथ के अनुसार एक लंबे समय तक हिंदुस्तान में हिंदू राजाओं ने शासन किया। विभाग बदलते रहे, नाम बदलते रहे, आवश्यकता के अनुसार विभागों के नाम बदले गए, मंत्रालयों के नाम बदले गए। ये परंपरा आज भी जारी है। तो राजनीति विज्ञान का जो सबसे अहम ग्रंथ हमें मिलता है वो है अर्थशास्त्र। इसका अध्ययन बहुत आवश्यक है। जब हम गुलाम हुए तो बहुत सारे मुस्लिम शासकों ने हमारे ऊपर शासन किया। उनकी राजनीति हमें दिखाई देती है, जहाँ युद्ध ज़्यादा हैं। फिर मुग़ल शासक आए, मुग़लों ने शासन किया, बाबर ने उसकी नींव रखी। उस समय की राजनीति क्या रही, किस तरह से उन्होंने देश पर शासन किया, ये राजनीति विज्ञान का एक विषय होता है। और फिर हम आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। ब्रिटिश साम्राज्य ने हमारे ऊपर शासन किया। इसकी शुरुआत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से भारत पर शासन किया, क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी, वो हमें देखने को मिलती हैं। और 1857 की क्रांति के बाद
ब्रिटिश हुकूमत ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और फिर राजनीति का एक नया दौर हमें दिखाई देता है। बहुत सारे अधिनियम आए, बहुत सारी प्रतिबंध लगे, देश को तोड़ने के लिए बहुत कोशिशें की गई, बंटवारा भी किया गया। ये राजनीति का हिस्सा है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये सब ऐसे नाम हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया। ये भी राजनीति विज्ञान का एक विषय है। और फिर पॉलिटिकल साइंस में एक बड़ा नाम उभर कर आता है जो है मोहनदास करमचंद गांधी जी का। गांधी जी की अपनी नीतियाँ थीं, अपने विचार थे और उन्होंने देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने में जो राजनीतिक चालें चली, जो राजनीतिक मुद्दे उठाए, वह भी राजनीति विज्ञान का एक अहम हिस्सा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में प्राचीन काल से लेके वर्तमान तक राजनीतिक उठापटक के दौर हमें दिखाई देते हैं। देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने और इस तरह से देश आज़ाद होकर आज 70-72 साल आगे आ गया है। राजनीतिक विचारधाराएं बदलती रहती हैं। राजनीति विज्ञान में हम मूल रूप से देखते हैं तो हमें दो चीज़ें दिखाई देती हैं, एक राजतंत्र और एक लोकतंत्र। राजतंत्र में राजा मुख्य होता है, उसका एक प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होती है और उसके मार्फत वो अपना देश का शासन चलाते हैं। उसके बाद लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता की सरकार होती है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, संसद में जाते हैं। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें लोकसभा के चुनाव सीधे होते हैं और लोकसभा के चुनाव में आम नागरिक जो मतदाता हैं वो मतदान करते हैं। अमेरिका में थोड़ा फ़र्क है, वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता द्वारा किया जाता है। वो अलग अलग पद्धतियाँ हैं, उस पर हम आगे कभी चर्चा करेंगे। तो राजतंत्र और लोकतंत्र ये दो भागों में पॉलिटिकल साइंस बटा हुआ हमें दिखाई देता है, हमारी किताबों में दिखाई देता है। यहाँ फिर मैं वही बात कहूँगा जो मैंने इतिहास विषय में कही थी कि राजनीति विज्ञान को, पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से समझने के लिए हमें सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर ही अध्ययन करना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में हम किसी विचारधारा से ना बंधें अध्ययन करते समय। वोट आप किसी को दें, किसी भी राजनीतिक दल के साथ आप जुड़ें, वो एक आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन एक विद्यार्थी के रूप में हमें राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर करना चाहिए, क्योंकि सबके अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। उन विचारधाराओं पर ही लोकतंत्र टिका हुआ है और आज हम देखते हैं कि सारी दुनिया में लोकतंत्र में मार्क्सवाद के दो देश हैं, चीन और रूस। हमारे यहाँ भी मार्क्सवादी पार्टियाँ हैं, वर्तमान में केरल में सत्ता में हैं, बंगाल से उनको एक लंबे शासन के बाद जनता ने हटा दिया। तो लोकतंत्र भी एक ऐसी परंपरा है, एक स्वस्थ परंपरा है जो पॉलिटिकल साइंस विषय का एक मुख्य मुद्दा है। इसके बाद हम संविधान पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में जब तक आप संविधान का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो हम संविधान का अध्ययन करते हैं। हमारा संविधान विभिन्न देशों के संविधान का सार है, लिखित संविधान है, बड़ा संविधान है और इतना बड़ा लिखित संविधान दुनिया में शायद
कहीं नहीं है। विचारकों की जहाँ तक बात आती है तो विचारकों के मार्फत हम तत्कालीन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं, उनको वर्तमान में ढालने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम चाणक्य की बात करें तो अर्थशास्त्र में जो मुद्दे हैं, जो प्रकरण हैं, उनका आज भी कई देश पालन करते हैं, हम भी पालन करते हैं, क्योंकि वह एक ऐसा ग्रंथ है जो तत्कालीन समय में लिखा गया, तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिखा गया, लेकिन आमतौर पर उसके प्रकरण आज भी लागू हैं। तो हमें अर्थशास्त्र को ध्यान में रख के राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। तो पॉलिटिकल साइंस में पारंगत होने से पहले आप एक बार अर्थशास्त्र का अध्ययन अवश्य करें। वहाँ से आपको हमारी हिंदुस्तान की विचारधारा का ज्ञान होगा और आगे आप देख पाएंगे कि किस तरह से हमने सर्वधर्म समभाव की राजनीति को अपनाया और आज उसका ही हम पालन कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अध्याय हैं, बहुत सारा ज्ञान है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आता है। पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे मुद्दे हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी देखने को मिलते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जो लोग, जो बच्चे, जो अभ्यर्थी, जो विद्यार्थी एमए पास कर चुके हैं और वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, या बीए ऑनर्स या बीए पास कोर्स के बाद प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, उनके लिए भी राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस एक अहम विषय है। प्रश्न उसमें से भी आते हैं, थॉट के प्रश्न भी आते हैं, संविधान के प्रश्न भी आते हैं, व्यक्तिगत प्रश्न भी आते हैं। तो हमें राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस को बहुत ही गंभीरता से पढ़ना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप क्या चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं इसके बारे में कमेंट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले अंक में हम, जैसा कि हमने तय किया है कि शुक्रवार को हम हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के विषय में बात करेंगे और रविवार को हम समसामयिक करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट उठाएंगे। तो आप रहिए स्वस्थ, मस्त और व्यस्त, अध्ययनरत रहिए, पढ़ते रहिए, अलग अलग लेखकों की किताबों का अध्ययन कीजिए और अपना जीवन सुख में बनाइए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।